नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात एनडीए के मिशन 360 की। यह मिशन संसद में ऐसी ताकत जुटाने की प्लानिंग है जिससे सरकार संविधान भी बदल सकेगी। डीएमके, एनसीपी और सपा जैसे दलों में सेंध की कवायद तेज हो गई है। कुछ ही महीनों में जोड़ तोड़ की राजनीति के आसार हैं। मिशन 360 का सीधा मतलब है लोकसभा में 360 या उससे ज्यादा सीटें हासिल करना, लेकिन इसके पीछे असली जादुई नंबर है 362। दरअसल 543 सदस्यों वाली लोकसभा में संविधान संशोधन पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है, जो 362 सीटों का आंकड़ा बनता है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए अभी इस आंकड़े से बहुत दूर है, लेकिन उसने इसे पूरा करने की बाकायदा रणनीति बना ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 293 सीटें जीती थी और इनके अलावा कुछ निर्दलीय और बहुत छोटे दलों ने भी सरकार को समर्थन देने की बात कही, जिससे सरकार के पक्ष में कुल संख्या लगभग 321 तक पहुंच गई है। अब 362 तक जाने के लिए 41 और सांसदों की जरूरत है। ऐसे में क्या बीजेपी इस जादुई आंकड़े को छू पाएगी, और यदि इस आंकड़े तक पहुंचती है तो क्या होगी आने वाले समय में राजनीतिक रणनीति? इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश की राजनीति में भाजपा के मिशन 360 की चर्चा तेज है। मिशन 360 संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत हासिल करने की एक रणनीतिक पहल है, ताकि एक देश एक चुनाव और समान नागरिक संहिता यूसीसी जैसे बड़े संवैधानिक सुधारों को आसानी से लागू किया जा सके। मिशन 360 के मुख्य उद्देश्य में परिसीमन, राज्यों में लोकसभा की सीटों से लगभग 50% की वृद्धि करना, जिससे सदन की कुल संख्या बढ़कर लगभग 850 तक हो सकती है। महिला आरक्षण, परिसीमन के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित करना। संवैधानिक सुधार, एक देश एक चुनाव और समान नागरिक संहिता यूसीसी जैसे बड़े विधेयकों को पारित करना। एनडीए 2/3 बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए आवश्यक 41 अतिरिक्त सांसदों का समर्थन जुटाने की मजबूत रणनीति बना रहा है। बीजेपी ने जिन पार्टियों में सेंध लगाने की तैयारी की है, उनमें एनडीए की नजर 3 बड़े विपक्षी दलों पर है, जिनके सांसदों की संख्या इस गणित को पूरा कर सकती है। ये 3 दल हैं सपा 37 सांसद, डीएमके 22 सांसद, एनसीपी शरद पवार 8 सांसद, यानी कुल 67 सांसद। अगर इन तीनों दलों में से सिर्फ 41 सांसद भी टूटकर एनडीए के साथ आ जाएं, तो सरकार का आंकड़ा 321 से सीधे 362 पहुंच जाएगा और 2/3 बहुमत पक्का हो जाएगा। इससे इतर केंद्र सरकार का 2 चीजों पर फोकस रहेगा। पहला विकल्प 41 सांसद और जुटाने होंगे। विपक्ष के 41 सांसद टूट, विलय या समर्थन के जरिए एनडीए में शामिल हों, अलग गुट बनाकर सरकार का समर्थन करें। दूसरा विकल्प, विपक्ष के सांसद गैर हाजिर रहें। ऐसा करने से संसद में प्रभावी सदस्य संख्या घट जाएगी, फिर 2/3 आंकड़ा 319 पर आ जाएगा। इसके लिए सपा के 37, डीएमके के 22, एनसीपी शरद पवार के 8 और टीएमसी के 8 यानी कुल 75 सांसदों में से 61 को गैर हाजिर कराना होगा। 7 निर्दलीय और छोटी पार्टियों के 10 सांसदों पर भी निगाह है। जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के भी कुछ सांसदों को गैर हाजिर रखने का प्रयास हो सकता है। इस सियासी गुणाभाग के बीच प्रतिक्रियाओं का बाजार भी गर्म है और राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में हम चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो देश भर में लोगों ने एक चाय बेचने वाले के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखा, और जिन्होंने मजाक उड़ाया वो हाशिए पे भी देखे। इसलिए चाय वाले से अब कोई मजाक नहीं करता है। और मैं मानता हूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों 2047 के विकसित भारत का हम लोग सपना पूरा करेंगे। मिशन 360 सिर्फ चुनावी नारा नहीं, बल्कि आने वाले महीनों में जोड़ तोड़ और सियासी उठापटक का पूरा ब्लूप्रिंट है। अगर एनडीए को 41 सांसद मिल गए तो सरकार किसी भी बड़े संवैधानिक बदलाव को अंजाम देने की ताकत रखेगी। इस वजह से सपा, डीएमके और एनसीपी के हर सांसद की हरकत पर अभी से पैनी नजर है और इन मुख्य विपक्षी दलों में अंदरूनी हलचल भी आपसी विश्वास को बनाए रखने की है। ऐसे में क्या 360 के आंकड़े के लिए एनडीए को 41 सांसदों का समर्थन मिलेगा, या फिर विपक्ष बिना टूटे एकजुटता की मिसाल पेश करेगा? ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट।
चलिए, तो एनडीए का मिशन है 360, कैसे पूरा होगा? सिर्फ 41 सांसदों की जरूरत है और लगातार जिस तरीके से चाहे हम एनसीपी की बात कर ले, शरद पवार गुट की, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले और एक डीएमके, ये तीन ऐसे फैक्टर हैं मजबूत जिस पर नजर है सत्ता पक्ष की या एनडीए की, और इसलिए भी क्योंकि यहां से यदि कुछ कुछ भी तोड़ पाए तो कहीं ना कहीं उनकी बात बन जाएगी। सवाल इस बात का है कि ये टूट बचेगी या वाकई टूट हो जाएगी, इन सारे सवालों को समझने की जरूरत है। एक चीज और भी है, हाल ही में आप देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से चीजें हुई हैं, उसके बाद में टीएमसी के साथ क्या कुछ हुआ है, इसके पहले आम आदमी पार्टी टूट कर चली गई थी। तो ये देखना पड़ेगा कि यदि इसी तरीके से नंबर ऑफ सीट्स बढ़कर आगे चले जाती हैं सत्ता पक्ष की तरफ, तो यहां तो बैठे बिठाए उनका बड़ा फायदा हो जाएगा। और 41 का समर्थन जुटाना फिलहाल जिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दिखती। यहां पर यदि साबित करना है किसी को तो वो है विपक्ष, उन्हें अपनी एकजुटता को बनाए रखना होगा। चर्चा पर चलेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में डॉक्टर शिवानंद हुल्लियारकर। शिवानंद जी का भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी जुड़े हैं। मोहम्मद तकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद पवार गुट से नसीम सिद्दीकी। नसीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रमोद राघवन। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा के शुरुआत में सबसे पहले रविंद्र जी आपसे करूंगी, मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए रविंद्र जी, क्योंकि मुख्य रूप से जो सत्ता पक्ष की नजर है 360 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसमें क्योंकि समाजवादी पार्टी, डीएमके और एनसीपी, यहां से चीजों को लेकर चर्चाएं भी हैं और 37 सांसद हैं। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी को लेकर पिछले काफी दिनों से जो चर्चाएं हैं कि टूट हो रही है, नाराजगी है, चले जाएंगे, और एक बड़ा धड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ समर्थन कर देगा या टूट कर जाएंगे, जो भी बात है। क्या ऐसी परिस्थितियां हैं, और यदि है भी तो क्या उनको संभालेंगे? क्योंकि ये जो 41 का फैक्टर है जिस पे आज हम चर्चा में बैठे हैं कि ये जो मिशन 360 है और 41 की जो बिसात है, इसको यदि आसानी से चले जाने दिया तो फिर तो आप समझ लीजिए कि सारे बिल और सारी चीजों का क्या होना है। तो ये बहुत बड़ा एक एंगल है इसका। कैसे समाजवादी पार्टी को मैं आंकू यहाँ पर? ताकि मैम, असली जो फिगर है वो 362 की है। इसका प्रयास एक बार संसद में कर चुके हैं। हाँ। और निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं, इसका दोबारा भी प्रयास करेंगे वो, और 2029 से पहले ऐसे प्रयास वो करते रहेंगे। सवाल किसी बिल का नहीं, सवाल है मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने का। और 362 का फिगर इसलिए नहीं ला रहे हैं कि उनको देश का कल्याण करना है, जनता का कल्याण करना है। उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनना है, और प्रधानमंत्री किस तरह से बनेंगे, जैसे पुतिन बने हुए हैं रूस के प्रधानमंत्री। मात्र इसीलिए उनको 362 सीटों की जरूरत है। समझना होगा मोदी जी की राजनीति को। मोदी जी आखिर राजनीति कर रहे हैं, अब कौन सी पार्टी टूटेगी कौन सी नहीं टूटेगी ये तो भविष्य के गर्त में है। कम से कम हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। मोदी जी की राजनीति अगर आप देखेंगे तो उसमें जन कल्याण कहीं से भी नहीं है। गुजरात से लेके आप तक, यहाँ आज तक कहीं भी देखेंगे कि भारत की जितनी भी राजनीतिक मानव त्रासदियां हुई हैं सब गुजरात में हुई हैं, और जब प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत देश में हुई है। मणिपुर हो या गोधरा के बाद जो दंगा हुआ, ये मानव त्रासदी सबसे बड़ी थी। लेकिन मोदी जी का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता है, न तो पार्टी मायने रखती है, ना संगठन मायने रखता है, न मंत्रीगण मायने रखते हैं, अधिकारी, विपक्ष, जनता, कोई भी मायने नहीं रखता है। इसको वो स्पष्ट कर चुके हैं संसद में, एक अकेला सब पर भारी। और वो मानवीय नहीं होके वो गैर जैविक भी घोषित कर चुके हैं, जबकि इसमें उनके माताजी का अपमान होता था, लेकिन उन्होंने इसको भी ध्यान नहीं दिया। उनके लिए सत्ता में आगमन उनका जो हुआ था वो धार्मिक उन्माद से हुआ था, लाशों के ढेरों पे हुआ था। वह क्रम जारी है, आज तक रुका नहीं है। जो उनको सहयोग करने वाले सबसे बड़े फिगर्स हुआ करते थे, आडवाणी जी, प्रवीण तोगड़िया, केशव भाई पटेल जी, शंकर सिंह बाघेला जी, हरेन पांड्या जी सहित जितने लोगों ने भी उनको सहयोग किया, वो इस धरा पे नहीं है। अगर हैं तो बहुत पीड़ित हैं। ये उनकी राजनीति का अंग रहा। ऐसे लोग कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो चुनाव नहीं जीतना था उनको, तो मतदाता सूची जीतने लग गए। SIR इसी क्रम का एक हिस्सा था।
मतदाता सूची जीतते 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 फिर वोट चोर हुआ। ऐसी परिस्थितियों में देश की प्रगति, देश का सम्मान और मानवीय त्रासदी उनके लिए कोई मूल्य नहीं रखते हैं। उनको मालूम है ऐसा हम करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। 2 टर्म उन्होंने प्रोपोगंडा और जो उनके पास एक चरित्र हनन गिरोह है उसके द्वारा उन्होंने प्रयोग किया और जीता। लेकिन अब मालूम है भारत का बच्चा बच्चा, गांव से लेकर शहर तक का बच्चा, खासकर प्रभु श्री राम के मंदिर का जो मामला उभर के आया, या धीरे धीरे पता लगा सारे मंदिरों को इन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये जो मामला उभर के आया है इससे बच्चा बच्चा भारत का जान चुका है, साधु संत भी जान चुके हैं और जो वास्तव में हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वह भी जान चुके हैं कि यह एक प्रकार का डपोर संख है। और जुमला एक शब्द जो कभी भारत में कभी प्रचलित नहीं था, जुमला शब्द प्रयोग हो गया है। तो सत्य पर है या ये मोदी विरोध पर है? इस प्रकार का मोदी जो विरोध पर डिबेट है या संसद सत्र पर डिबेट है, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रयोग उन्होंने चालू किया ना, उसके लिए केवल एक ही रास्ता है, 362 सीटें। 362 सीटों का प्रयोग उन्होंने अब से आरंभ नहीं किया। जो ऑपरेशन लोटस गुजरात से शुरू करके ऑपरेशन लोटस पूरे देश में चला हुआ है। जितने भी भ्रष्टाचारी थे विपक्ष के सब उनके साथ चले गए हैं। जिनको 4 दिन पहले भ्रष्टाचारी कहते हैं उनके वहां जाके डिप्टी सीएम बन जाता है। चाहे असम ले लीजिए, चाहे पश्चिमी बंगाल ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे हरियाणा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश लीजिए, जिसको भ्रष्टाचार कहा, भ्रष्टाचारी का उनको ले लिया। मतलब उनको कठपुतली बना के रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत के पुतिन बनना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र लोग जान चुके हैं। अब की चुनाव में उत्तर प्रदेश की भी निपटेंगे और 2029 पे भी निपटेंगे। जी धन्यवाद। ठीक है अनिल जी, कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। बस मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की बात आएगी और तोड़फोड़ की राजनीति की आएगी तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नेतृत्व जो करता है उनका जिक्र आएगा। इसीलिए उन सारी चीजों को उन्होंने कोट किया। बाकी अलग से ऐसी कोई बात नहीं है कि मोदी जी के अगेंस्ट में या उनको लेके कोई बात करने यहाँ कोई बैठा है। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स का कैलकुलेशन, अब मैं कांग्रेस की बात करूंगी तो उनके नेतृत्व का जिक्र आएगा ही, पर्टिकुलर कौन सा उनका चेहरा है। समाजवादी पार्टी का बात करेंगे तो अखिलेश जी का जिक्र आएगा ही आएगा। आम आदमी पार्टी का करेंगे तो वहां से भी नाम, डीएमके करेंगे तो स्टालिन का। तो हम इस चीज को समझे तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बात आएगी तो नरेंद्र मोदी जी का नाम आना स्वाभाविक है सर। तो उसको प्लीज अदरवाइज मत लीजिए, ठीक है। कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। और एक सवाल है मेरा छोटा सा कि क्यों ये सारी चीजें हमें जोड़ तोड़ के करनी है। बिल है, महिला आरक्षण पे क्या चीजें हुई थी सबके सामने है, लेकिन ये 41 की बिसात को हम तोड़ लें और हम सब कुछ अच्छा कर दें तो फिर देश में बचेगा क्या सर? कैसा लोकतंत्र? राखी जी, पहली बात तो ये है कि मेरा जो विरोध था वो आपने वैसे क्लियर कर दिया है। लेकिन जिस विषय पर डिबेट हो उस विषय पर बोला जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अनंतर तो बहुत ज्यादा बात हो सकती है, डिबेट का मैटर चेंज हो जाता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देश के अंदर एक ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो चुनाव जीतना नहीं चाहती है? चुनाव जीतने के नहीं लड़े जाते हैं, इसलिए चुनाव जीतना कोई अपराध नहीं है, चुनाव लड़ना कोई अपराध नहीं है। ये बेतुकी बात है जिसका कोई जवाब नहीं है। इन्होंने जन कल्याण की बात करी है, बीजेपी जन कल्याण की बात करती है, समाजवादी पार्टी परिवार कल्याण की बात करती है। तो जन कल्याण और परिवार कल्याण में बहुत अंतर है और जनता ये बिल्कुल देख चुकी है कि जन कल्याण की पार्टी से काम नहीं चलेगा, जो परिवार कल्याण की बात करे उससे काम नहीं चलेगा। जन कल्याण की पार्टी ही देश में राज करेगी और इसलिए निश्चित तौर पर उनको इस बात की बेचैनी है। दूसरा, अभी मेरे भाई ने कहा कि जितने भ्रष्टाचारी विपक्ष में थे भाजपा ने ले लिए। इनका कहना, इसका मतलब तो ये तय है कि विपक्ष में सारे भ्रष्टाचारी थे, विपक्ष भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और हम भ्रष्टाचार को खत्म करने पर लगे हुए। मैं ये जो भी व्यक्ति बीजेपी में आया है आने के बाद में उसने कोई भ्रष्टाचार करा है तो ये बता दिया जाए। दूसरी बात, जो जिन पर जो केस चल रहे हैं वो कोई भी केस बंद नहीं हुए हैं। कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपना काम करने के हिसाब से उनकी जो सजा होगी वो होगी। लेकिन हम किसी को माफ नहीं कर रहे। जो बीजेपी में आए हैं उन्होंने उसके बाद कोई अपराध करा हो, भ्रष्टाचार करा हो तो जरूर रविंद्र जी बताएं। तीसरा, ये जो विधेयक है जो अपना सत्र चल रहा है, इस सत्र के अंदर जो विपक्ष ज्यादा हंगामा कर रहा है, ज्यादा तो बात कर रहा है, इसके अंदर मानो सपोज करो
कि सीएम पीएम मंत्री अगर वो 5 साल से ज्यादा की सजा है, उन पर कोई केस दर्ज होता है, 5 साल से ज्यादा की सजा है और 1 महीने में उनको कोर्ट जमानत नहीं देता है, तो उनको कुर्सी छोड़ने में क्या दिक्कत है? अगर जमानत मिल जाए दोबारा कुर्सी पर जाओ। हम देश के अंदर निश्चित तौर पर देश में सुधार करना चाहते हैं, देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं, देश में कानून का राज है वो साबित करना चाहते हैं। आज महिलाओं के आरक्षण का मामला है, महिलाओं के आरक्षण को लेकर के हम महिलाओं को शक्ति देना चाहते हैं, महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं। इनका महिलाओं के आरक्षण लेकर भी विरोध है। इनको जो सीएम पीएम मंत्री जिसमें 5 साल से ज्यादा सजा है, अगर कोई व्यक्ति इस ऐसे केस में जेल के अंदर जाता है, 30 दिन तक जमानत नहीं होती है, तो उसको स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो 31वें दिन कानून उस पर लागू होगा, वो अपने आप हटेगा। तो इसके अंदर गलत क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना गलत है, ठीक है, या भ्रष्टाचार या जेल में रह करके मुख्यमंत्री बने रहना, जेल में रह करके सरकार चलाना, क्या वो ठीक है? जनता अपराधियों को नहीं चुनती, जनता देश के सेवकों को चुनती है। जनता को अपेक्षा है कि देश के चुने हुए लोग जिनको हम वोट देकर चुन रहे हैं, वो हमारे हितों की बात करें, हमारे क्षेत्र के विकास की बात करें, ना कि जेल में बैठ करके ऐशो आराम से लें। अब जैसे विपक्षी दल के आप मानो सत्येंद्र जैन 18 महीने तक जेल में रहे, 18 महीने जेल में रहकर मंत्री रहे, केजरीवाल जी जेल में रहकर मंत्री रहे, लेकिन कुछ लोगों ने नैतिकता के आधार पर रिजाइन भी दिया। तो और उसके बाद में बरी हो गए, तब सीएम भी बने। आपको इस बात में गलत क्या है, मैं इस बात को नहीं समझ रहा हूँ। महिला आरक्षण में गलत क्या है, मैं इस बात को समझ नहीं रहा हूँ। एक देश एक कानून एक चुनाव, इसमें गलत क्या, मैं नहीं समझ रहा हूँ। एक देश एक चुनाव या फिर महिला आरक्षण का विरोध नहीं है। विरोध और लड़ाई जो है वो मुख्य रूप से परिसीमन की है, क्योंकि ये दोनों पहलू परिसीमन के बाद होंगे। लड़ाई परिसीमन की है, जो आप लोग लोकसभा की सीटों में लगभग 50% की वृद्धि करेंगे, तो परिसीमन को लेकर लड़ाई है। परिसीमन को लेकर यदि राह स्पष्ट हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। भाई पिछली बार क्या हुआ था, बिल क्यों गिरा? इसीलिए गिरा कि जो प्रेजेंट स्थिति है आप उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए, आप इफ एंड बट मत करिए, तो चीजें हुई ही नहीं, बिल गिर गया। अब फिर से वही लड़ाई एज इट इज आ गई है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है क्लियरिटी रखने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सर मेरा मुख्य रूप से सवाल था कि अपने सारे बिलों को ठीक से पारित कराने के लिए या पूरे समर्थन के लिए 41 लोगों की जरूरत है, हमें क्यों तोड़ना है? अभी आप ही ने कहा सबको चुनाव लड़ने की अधिकार है, सबको जीतने का अधिकार है, तो मुझे लगता है जो जिस पार्टी से जीत के आया है उसको रहने दीजिए। देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति से यदि हम एक तरफा ही सब ले जाएंगे तो फिर समर्थन कैसे सर? सबके अपने मत हो सकते हैं ना, बात इस चीज की है। राखी जी, कोई किसी को नहीं तोड़ रहा। अगर किसी का दम घुट रहा है, वो टूटना चाहता है, तो उसको कोई नहीं रोक रहा। हम किसी को नहीं तोड़ रहे, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो अपनी पार्टी की तानाशाही से, अपनी पार्टी की गलत नीतियों से, अपनी पार्टी के गलत व्यवहार से अगर वो परेशान होकर के अलग हो रहे हैं, वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उसमें भाजपा का क्या दोष है? भाई तुमने उनको टिकट दी, तुमने उनको इलेक्शन लड़ाया और वो तुम्हारे प्रति ही वफादार नहीं है, या उनके साथ में तुमने उनको टॉर्चर करा, उनको इस्तेमाल करा, तो वो निश्चित तौर पर वो अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं और वो पार्टी छोड़कर अलग गुट बना रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं या एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। तो इसके अंदर भाजपा का क्या कसूर है? और दूसरी बात, जब विधेयक आता है, मैं बड़ा स्पष्ट है, कोई भी विधेयक आता है उस पर पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को वोट देने का अधिकार है। अब आप उसके अंदर अगर उनके मन की आवाज दबाएंगे, व्हीप जारी करेंगे और उनको ये कहेंगे जो हम कह रहे हैं वहीं वोट दो, विरोध करना तो विरोध करो, आप सही बात का समर्थन करने की छूट क्यों नहीं देते हैं? आप सबको इस बात के लिए कि भाई ये विधेयक आया है, अगर आपका समर्थन है तो समर्थन करो, विरोध करो, व्हीप जारी करके उसको कैंसिल क्यों करते हैं? आप महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्यों रोकने की बात करते हैं? महिलाओं को शक्ति देने की क्यों बात करते हैं? दूसरी, मैं परिसीमन की बात कर रहा हूं। आप राखी जी, परिसीमन में अगर विपक्ष के पास कोई विधेयक है, विपक्ष के पास कोई प्लानिंग है, किस तरीके से होना चाहिए, वो विपक्ष क्यों नहीं रखता है? आप रखने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, हर बात पर शोर मचाना है। कम से कम कोई क्या किस तरीके से परिसीमन होना चाहिए, सारे विपक्षी दल एक प्रारूप बना के पेश तो कर दें, जिससे सरकार उस पर भी गंभीरता पूर्वक विचार कर ले।
सरकार विपक्ष काम की करना सबसे चाहती बड़ी है, सरकार परेशानी देश ये को है, आगे बढ़ाना चाहती है। अनिल जी, विपक्ष की सबसे बड़ी परेशानी है कि उनको सुना जाएगा तब तो वो कोई रूपरेखा तैयार करें, उनसे पूछा बोला जाए तब तो तैयार करें, वो बना के दे दें और उसे डस्टबिन में डाल दिया जाए तो वो करेंगे क्या? विपक्ष की हालत तो ऐसी हो गई है फिलहाल, आप ये भी तो राखी जी, समझिए। ऐसा नहीं, राखी जी, संसद में भी इनको बोलने का टाइम दिया जाता है और पूरे कानूनी हक है कि जिस जो एक विधायक भी हो, एक सांसद भी हो ना, तो वो भी अपना विधेयक ला सकता है। कानून में पूरा प्रावधान है। ये तो माननीय विपक्षी दल है, इतनी पार्टियां विपक्षी दल के नेता हैं, लेकिन ये कुछ विधेयक लेके तो आए, पेश तो करें। आप करना कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना है कि सरकार ठंडे बस्ते में डाल देगी, सरकार डस्टबिन में डाल देगी। आप पहले ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आपके पास योजना नहीं है, आप देश का विकास नहीं चाहते, आप देश में महिलाओं को ठीक है, चलिए रिजर्वेशन अनिल जी, देने मैं के वापस फेवर आऊंगी में नहीं जल्दी से। ठीक है, बाकी लोगों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए जल्दी से, फिर मैं वापस आती हूँ। क्या होता है, ये ऐसी चर्चा हो जाती है कि बहुत सारे सवाल क्रॉस में आएंगे और हम और आप ही चर्चा में रह जाएंगे, इसलिए बाकी लोगों का मत आ जाए। मैं जल्दी से वापस आती हूँ। नसीम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी नसीम जी, अभी एक बात कही थी अनिल जी ने, थोड़ा सा उस चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि जब किसी को अपने ही घर में या अपनी ही पार्टी में घुटन हो रही हो और कोई हमारे पास आना चाहता है तो हम क्यों उसे भगाएंगे, हम तो उनका वेलकम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी घुटन जो भी दल हैं, चाहे मैं एनसीपी शरद पवार गुट की बात करूं या बाकी लोगों की भी जिनके यहाँ टूट फूट की बात हो रही है, इतनी तकलीफें अचानक से क्यों इस देश में आने लगी? इससे पहले तो मैंने इतनी बड़ी टूट नहीं देखी। मैं यदि एक एग्जाम्पल टीएमसी की तरफ ले जाऊं, अचानक से इतनी बड़ी घुटन हो गई, सरकार बदली, इतनी बड़ी घुटन हो गई कि सब इकट्ठे ही चले गए। ये बहुत बड़ा एक मंथन का विषय है। और ये देखिए, इसके पीछे ऑपरेशन लोटस है या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है या कुछ भी है, लेकिन हमें अपने लोगों का विश्वास भी जीतना है और उनको बांध के रखना ये खुद की जिम्मेदारी भी होती है। देखिए, ऑपरेशन लोटस हो या ऑपरेशन टाइगर हो, आप जानते हैं जिस प्रकार से इस देश में केंद्र सरकार लोगों को डराने का, धमकाने का, लालच देने का, पैसा देने का काम कर रही है, कोई घुटन किसी भी पार्टी में नहीं है। घुटन पैदा की जा रही है, उसको आर्टिफिशियल अप्राकृतिक तरीके से जो है बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में हमने देखा, हमारे जो शिवसेना उद्धव जी के 9 में 6 सांसद जो इतने लॉयल सांसद थे उनके, जो कभी जाने वाले नहीं थे, लेकिन किसी को मंत्रिमंडल का लालच देकर, किसी को पैसे का लालच देकर, किसी को ईडी का लालच देकर, डराकर उनको दल बदल किया जा रहा है। ये भारतीय राजनीति में डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। ये तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा है। हमारे पहले जो अनिल जी के पहले जो प्रवक्ता कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे, इस देश को वो पुतिन का रशिया बनाना चाहते हैं। मोदी जी जो है डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, और ये कोई जन कल्याण वाली सरकार नहीं है, ये नरसंहार वाली सरकार है। तो नरसंहार, सड़कों पे नरसंहार करना, जनता के बीच में नरसंहार करना, संसद के सांसदों को और विधायकों को तोड़ना, तो ये इनकी एक फैशन है। इसमें जो हो रहा है वो देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं, जनतंत्र के लिए ठीक नहीं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। बस एक छोटा सा सवाल है, 8 सांसदों में से ऐसा चर्चाएं हैं कि यदि 4 भी चले गए तो बीजेपी का भला कर देंगे आप या एनडीए का। तो मैं ये उम्मीद करती हूं कि 8 को बचा के रखेंगे, या ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है? महत्वपूर्ण हमारे सांसद पवार साहब, उनको पवार साहब के नेतृत्व में विश्वास है। हमारा कोई भी सांसद जो है वो बीजेपी के बहकावे में आने वाला नहीं। ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन रहा हूं आपको। हाँ, सैयद मोहम्मद तकी जी, फिलहाल तो नहीं, लेकिन इसके पहले जिस तरीके से आपके पार्टी के भी कई दिग्गज गए और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, देखिए ठीक है, जिसकी जो मर्जी है वो करेगा, लेकिन समझना पड़ेगा कि एक मूल प्रश्न जो है 41 का आंकड़ा पहुंचाने के लिए क्या वाकई में ये प्रयास किया जा रहा है, या वाकई में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि लोग चले ही जा रहे हैं, या तो अट्रैक्शन है, खिंचाव है, या फिर वाकई घुटन है, तो या फिर एक सबसे बड़ा जो तीसरा लॉजिक आता है, एक पॉइंट आता है, वो आता है दबाव का। क्या किस चीज को हम सबसे प्रायोरिटी में रखें? कैसे आम आदमी पार्टी पूरे कैलकुलेशन को देख रही? देखिए राखी जी, हमें समझना पड़ेगा, जिस देश में गृह मंत्री तड़ीपार रहा हो, जो क्रिमिनल रहा हो, उसी मानसिकता से काम किया जा रहा है। एक पिक्चर आई थी हुक फिजिका, उसमें जो जिसने स्टेटमेंट बदला था उसने कहा था कि मेरे सामने पैसे रखे गए, बंदूक रखा गया और कहा गया इसमें से एक को चुन लो।
तो बताइए मैं क्या चुनूं, 50 लाख रुपए चुनूं या बंदूक चुनूं? तो बीजेपी ने देश की पूरी हालत वही कर दी है, या तो भैया बीजेपी में आ जाइए, या आपको किसी ईडी सीबीआई लग जाएगा, या आपको प्रताड़ित किया जाएगा, या आपके सारे केस खोल दिए जाएंगे, आपको परेशान किया जाएगा, आपको विपक्ष में रहने नहीं दिया जाएगा और आपके खिलाफ सारी कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने देखा आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन की बात कर रहे थे, कुछ शर्म नहीं आती बात करते हुए। सत्येंद्र जैन के ऊपर कोई आरोप की साबित नहीं कर पाए, और बिना आरोप साबित किए उस बंदे ने 18 से 17 3 साल के आसपास उसने जेल में काटे। अगर उनके पास आरोप तय भी हो जाता तो उस मुकदमे में जेल ही 1.5 साल से ज्यादा नहीं थी, तो उससे ज्यादा पीरियड उन्होंने जेल में इस शक के बिना लड़ दिया। ये बीजेपी ने सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ नहीं, सारी पार्टियों के साथ किया है। बंदूक के दम पे, पावर के दम पे, ईडी सीबीआई के दम पे ये पूरा देश चलाया जा रहा है, क्रिमिनल माइंड के साथ, क्रिमिनल मेंटेलिटी के साथ। बहुत पहले मैंने बात की थी उत्तर प्रदेश के बारे में भी, कि वहां भी ऐसे ही है, क्रिमिनल माइंड के लोग सत्ता में आ गए, बैठ गए, और इसे लोकल गुंडा माफिया चलाता है, अपना टेरिटरी चलाता है, अपना एरिया चलाता है। वैसे पूरा देश चलाया जा रहा है, इसके अंदर कोई दो रानी हाथ उठाने से बोलने से कुछ नहीं होगा, सबको पता आ गया। और दूसरी बात ये, जब सत्ता में आ रहे हैं तो सत्ता में आने के बाद ये देश का क्या भला कर रहे हैं? क्या रुपया बढ़ता जा रहा है? आज की डेट में मोदी जी को सत्ता में रखने के लिए, एक दिन रखने के लिए देश को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। लगातार देश का जो ऋण है बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, रुपया नीचे गिरता जा रहा है। आप देखिए आपके सामने एम्प्लॉयमेंट रेट कम होता जा रहा है, और जिस मंदिर को बचाने की बात की थी, जिस मंदिर को बनाने की बात की थी, राखी जी, उसी मंदिर में चोरी हो रही है। ठीक है। और चोरी करने वाले चंपत राय जैसे लोग हैं। तो मुझे तो लगता है आज तक किसी भी विदेशी ने, किसी भारत के बाहर के लोगों ने मंदिरों में डाका नहीं डाला होगा। इन्हीं चंपत राय जैसे लोगों ने हर दौर में डाका डाला होगा, नाम उनका लगा दिया कि वो ले गए थे, इन्हीं चंपत राय जैसे लोगों ने। तो आप तो सामने बीजेपी का चेहरा कितना साफ सामने आ गया है कि आप तो शक के बिना, आप शक ही नहीं कर सकते। तो सही, अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सब जगह जो जजेस है उनके बारे में आप क्या कहूँ, किस तरह का निर्णय वो दे रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह से लगातार सरकार के पास उनसे प्रक्षेप जा रहा है, उनको पेश किया जा रहा है, रिटायर कर दिए जाते हैं, उनको उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। सरकार हर जगह हर तरीके से अपने 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 ही फेवर में चाहती है। वो बिल्कुल भी अपने विपक्ष में किसी को चाहती नहीं। आपको याद होगा अमित शाह जी ने बहुत पहले 2014 में जब मोदी जाएगी तो उसके 2 साल के पहले जब लखनऊ में कन्वेंशन हुआ तो उसने कहा था आप विपक्ष विहीन राजनीति की तैयारी कीजिए। विपक्ष विहीन राजनीति की तैयारी है, विपक्ष विहीन राजनीति में हम आ गए। आप पता है किस राजनीतिक दल का क्या कद रह गया है? हम सिर्फ मीडिया में आने के अलावा, सड़कों पर चिल्लाने के अलावा, प्रदर्शन कराने के अलावा और क्या कर सकते हैं? सारे थानों के अंदर जो है सब आप पता रखिए क्या चल रहा है। आप किसी एक सभासद की बीजेपी के खिलाफ जाके एफआईआर करके दिखाइए तो मैं जानूं क्या कुछ हो सकता है। और आपने कुछ भी, आपने अगर एफआईआर लिखाई गलत काम के जरिए हो रहा है तो उल्टा बुलडोजर अब जिन लोग आरोप लगा रहे हैं बेचारे जो परेशान है उन्हीं को चल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है बुलडोजर के बारे में कितनी कड़ी टिप्पणी की है यूपी के को लेके, और सब जगह लेके, उसके बाद भी हर जगह बुलडोजर चला जाता है। तो ये बुलडोजर सरकार है, ये लोकतंत्र को उठाने वाली सरकार है, ये क्रिमिनल माइंडेड सरकार है, ये लोकतंत्र का गला दबाने वाली सरकार है और दबा चुकी है। अब लोकतंत्र जैसा कुछ बचा नहीं रखी कुछ दिन 1-2 साल की और बात है, हम आप थोड़ा बात कर रहे हैं, इसके बाद ये भी नहीं होगा। जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बातें आगे जा रही हैं, ठीक है, तो इस प्रवेश जरूरी है। जनता समझता है, प्रदर्शन करे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, और सरकार की लड़ाई तो जनता नहीं लड़ेगी, विपक्ष की पार्टियां या जो एमएलए एमपी हैं वो नहीं लड़ पाएंगे, उनको बिकना मजबूरी है, बिकेंगे वो। इतने लोग कांग्रेस से छोड़ गए, शायद किसी और पार्टी से छोड़ गए तो बीजेपी में गए हैं, और बीजेपी आज जो है वो अपना माइनस कर दिया तो बीजेपी कुछ भी नहीं है। बीजेपी माइनस कांग्रेस क्या है, बीजेपी माइनस आम आदमी पार्टी क्या है, बीजेपी माइनस टीएमसी क्या है, बीजेपी माइनस अंदल क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बीजेपी में सब बाहरी के लोग हैं। बीजेपी का अपना क्या है? बीजेपी तो जनता में विश्वास खो चुकी है। आज इस सभासद का इलेक्शन जो ईमानदारी से नहीं जीत सकते, आप एमएलए एमपी का तो भूल जाइए। मैं ये समझती हूँ थोड़ा सा सकारात्मक यहाँ पे हो सकते हैं मोहम्मद तकी जी, जैसे आप कह रहे हैं हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में हम और आप भी यहाँ बात ना कर रहे हो। सर ऐसा कहीं कोई स्थिति नहीं बनेगी। हम तो ये देखें ना, हो सकता है हम 1-2 सालों बाद कुछ ऐसे विषय पर मजबूती के साथ बैठे हो, क्योंकि ये चीज नहीं खत्म हो सकती, एक तरफा तो कुछ नहीं हो सकता सर। स्थितियां परिस्थितियां हमें आपको लग रहा है या आपको हमको लग रहा है फिलहाल हम लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं, जी लेने दीजिए थोड़ी देर, लेकिन अब हम आप 2 साल बाद मिलेंगे और बात करेंगे। ये भ्रम अच्छा है। ठीक है, चलिए, अब ये तो वक्त की बात है इसलिए कोई ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी मैं। शिवानंद जी सुन पा रहे हैं?
जी राखी जी। हाँ शिवानंद जी, एनडीए का मिशन 360 और 41 सांसदों की बिसात। अब 41 के लिए जो संघर्ष है, टूट है, समर्थन है, जो भी होगा ये हो तो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब सवाल इस बात का है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी है या डीएमके है या एनसीपी शरद पवार है, फिलहाल इनके जो सांसद हैं यहां से तोड़ने की कोशिश बड़ी तेजी से है और यहां से कुछ भी टूट फूट होती है तो 41 का समर्थन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब यदि ऐसा हो जाता है तो सारे बिल, सारी चीजें तो ऐसे ही निकल जाएंगी। कैसे कांग्रेस इस विषय को देखती? गुड इवनिंग राखी जी, पूरा पैनल को नमस्कार। देखिए, नरेंद्र मोदी जब से 2014 से लेकर 2025 तक जो आया, भ्रष्टाचार सरकार है, ये जुमला सरकार है और चोर पार्टी है। अभी बीजेपी जनता पार्टी नहीं है, बीजेपी चोर पार्टी बन गया। जहाँ राम के नाम पे इन्होंने राजनीति खेला। आरएसएस का एक राम मंदिर इन्होंने बैंक बनाया। बड़े महीने में चंपत राय को पैसा चंपत राय मुंह खोला तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों भी गिर जाएगा। आपस में टकराव चल रहे। ये लोग गुंडागर्दी, राम के जो चंदा है 17,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, यही सांसद को खरीद ले। अभी शिवसेना का उद्धव गुड़ तोड़ा, ममता दीदी को ममता का 20 एमपी का तोड़ा, यही कर रहे हैं गुंडागर्दी। ये दाऊद इब्राहिम की सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार एक हिटलर है। हिटलर जैसे युवा युवती के बारे में सोच नहीं, किसान के बारे में सोच नहीं, महिला असुरक्षित है। इन्होंने जो कमिटमेंट किया सब जगह फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। ये बीजेपी क्या चाहते हैं? एक गुंडा तड़ीपार होम मिनिस्टर बिठाया है। मैं शर्मनाक है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में कहाँ है ऐसे आदमी? एक जो बुलडोजर बाबा बैठे, ये भी गुंडा है। इसके ऊपर 150-200 पुलिस केसेस है। जब चीफ मिनिस्टर बना उन्होंने हटा दिया। ये लोगों ने डराना, धमकाना, सीबीआई ईडी मिसयूज करना। अगर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स राखी जी मेरे पास 4 दिन दिया ना, ये गोयल साहब भी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत भी कांग्रेस में आ जाएंगे। और वो भी नाम नरेंद्र काम सरेंडर। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के सामने जैसे सरेंडर हुआ, वैसे मेरे सामने मोदी साहब, अमित शाह, मोहन भागवत, अली बाबा चालीस चौर पार्टी सरेंडर। और शिवानंद जी अच्छा एक बात बताइए, शिवानंद जी एक बात बताइए, कभी मान लीजिए ऐसे किसी भी एजेंसी का दबाव आप पे आए तो आप भी बीजेपी चले जाएंगे? हम जेल जाने के लिए तैयार है। हम सुसाइड करेंगे लेकिन बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे राखी जी। कांग्रेस पार्टी का हिम्मत तो दिखाइए मोदी जी को। मोदी जी को भागने के लिए जमीन कम गिरेगा, इतना इजी नहीं है। और अखिलेश यादव जी की तरफ भी आग उठा के देखा ना, मोदी सरकार गिर जाएगा। चंद्रबाबू नायडू, ये लोगों ने क्या करे? चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार जी, एकनाथ शिंदे जी, शरद पवार गुट तोड़ने का प्रयास कर रहे। 200, 300, 400 करोड़ रुपए का ये जो राम के नाम पे चंदा इकट्ठा किया, चोर पार्टी। मैं बीजेपी नहीं बोल रहा, चोर पार्टी। ये चोर पार्टी लोगों को खरीद रहे हैं। गोर गरीब दलित लोग के बारे में, किसानों के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में कोई लेना देना नहीं। नीट पेपर बार बार लीक हो रहे। आप ही देखिए महाराष्ट्र में भी टीईटी लीक हुआ, कितने लोग सुसाइड किया। उस बारे में नरेंद्र मोदी जी को कोई लेना देना नहीं है। अभी अन्ना हजारे भी एंट्री किया। अभी आने वाले ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। इनका सब काला चिट्टा आया, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। देखिए क्रूड ऑयल इतना कम होने के बाद भी पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का प्राइस कम क्यों नहीं कर रहे? काला बाजार बड़े महीने में हो रहे। हाँ जीएसटी ये लोग ब्लैकमेलिंग टाइप कर रहे। हाँ एक राखी जी, नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू बोलता हूँ मोदी सर को। इन्होंने जो ईडी का जो चॉपर हेलीकॉप्टर जब्त किया था उसका लिलाव ईडी ने निकाला। आखिर 12 साल का पैसा कहाँ गया? कांग्रेस सरकार आने के बाद मैं इसका जांच करूंगा। सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का पैसा कहाँ गया? अमित शाह ने खाया क्या? नरेंद्र मोदी जी ने खाया क्या? गोयल साहब के घर पे गए, वो भी चेक करूंगा। सबको नोटिस भेजूंगा, चाय पिलाने के लिए बुलाऊंगा। ये लोगों ने जस्टिस वर्मा साहब का वो पैसा किसका था आज तक पता नहीं हो रहे। ये कौन सा लोकशाही है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में आर्टिकल 325 सबको जीने का अधिकार है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी सर प्राइम मिनिस्टर बने, मेरे भी एक स्ट्रेटजी, लेकिन देश के लिए एक पनौती प्राइम मिनिस्टर है। देश के बारे में कोई लेना देना नहीं है। निर्मला सीतारामन जी देखिए महंगाई के बारे में छू भी नहीं बोल रहे, जरा भी आवाज भी नहीं कर रहे। आज देखिए जयशंकर जी जो इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो भी सब फेल्यूर है। आप ही देखिए एस्टिन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का, अनिल अंबानी का। शिवानंद जी मैं कह रही हूँ पूरी तरीके से फेल्यूर ही सही, लेकिन बढ़ता जनाधार और टूट फूट में एक्सपर्ट होते हुए वो अपने काम को बना रहे हैं। राजनीति को अब देखिए, शहमात के खेल में यदि आप जीत जाएंगे तो फिर कहेंगे जो जीता वही सिकंदर, ये तो आप भी मानते हैं।
तो इस वक्त ये मंथन करने की जरूरत है कि ये जो विपक्ष की एकजुटता है इसमें टूट कैसे भी करके ना हो पाए। जो गठबंधन के साथ भूमिका निभा रहे हैं वो आपस में पूरी रणनीति इस तरीके से सेट करें ताकि इस नंबर को, इस आंकड़े तक वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को ना पहुंचने दे। बाकी तो ठीक है, आरोप लगाइए, कुछ भी बोलिए, आपका अधिकार है, आप विपक्ष हैं। राखी जी देखिए, नरेंद्र मोदी सर ने अगर गलती से किसी को तोड़फोड़ करके इस तरह से कर रहे, पब्लिक में मैसेज गलत जाएगा, मोदी साहब को और एनडीए सरकार गिर जाएगा। जिस तरह से लोगों ने ब्लैकमेलिंग करके लोगों को डराना धमकाना बहुत दिन नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही करते जाए तो क्या है, अभी आप देखिए उपराष्ट्रपति को हटाया, धनखड़ साहब अभी आईसीयू में बीमार है, देखने के लिए बीजेपी का एक मैं बोलता हूँ बीजेपी का सादा कार्यकर्ता भी नहीं गए। अगर देखने गए तो उसको ईडी सीबीआई का नोटिस जाता है। ये शर्मनाक है। ऐसा गंदी राजनीति राखी जी मेरे लाइफ में, मेरा उम्र अभी 45 है, मेरे लाइफ में मैं बीकॉम एलएलबी एमबीए आईपीएस गोल्ड मेडल स्टूडेंट हूँ, ऐसा कभी नहीं देखा। इस तरह से उपराष्ट्रपति बीमार है, आईसीयू में है, उसको देखने मोदी साहब अमित शाह क्यों नहीं गए? मैं पूछना चाहता हूँ, गोयल साहब तो गए क्या? पूछिए, और गोयल साहब को पूछे मापी और सावरकर नथुराम गोडसे के आतंकवादी शिवानंद जी चलिए, ठीक है, मैं वापस आऊंगी जल्दी से। मोहन भागवत को आप लोगों ने सिक्योरिटी दिया, कंगना रनौत को दिया, क्यों दिया? क्यों? इनको पूछिए। ये गोयल साहब के घर पे पैसा कितना आ गया? रुकिए अभी जरा मैं अपने पॉइंट पे एक छोटी सी प्रतिक्रिया और आ जाए। राम मंदिर का सोना गोयल साहब के घर पे तो नहीं आया। ये चंदा चोर पार्टी क्या कर रहे हैं? और ऐसे नेशनल चैनल पे बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता तो मत बुलाई रख कीजिए। क्या बोलना है ये लोग चोर पार्टी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। मैं थक गया। सर जाने तो दीजिए और लोगों को आने तो दीजिए। अभी तक तो जितने लोग हैं वो कर्मचारी थे, आए तो कोई कि बीजेपी का ये नेता था या बीजेपी के ये थे, जेल जा रहे हैं, फिर देखेंगे, उसके लिए हम बैठे तो हैं, लेकिन अभी तो कोई नहीं है सर, सारे कर्मचारी थे। आप बीजेपी को बिठाने के लिए मना कर दे रहे हैं, पक्ष कौन रखेगा सर? मोदी साहब बोलते क्या बात करते हैं राखी जी? मोदी साहब बोलते हैं सोना मत खरीदो, खुद तो एंजॉय कर रहे। हाँ, जाके इटली को जाके चॉकलेट दे दिया। अरे भाई सर जाने दीजिए ना, छोटी सी मेलोडी थी, उसको छोड़ दीजिए सर, कम से कम उस जगह तो छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम 360 पे आते हैं फिर। सर अभी आने वाले समय में देखिए वो मेलोडी गई, जहां जानी थी चली गई, उसे छोड़ दीजिए। आने वाले समय में ये मेलोडी ना खा पाए, उसके लिए आप लोग एकजुटता बनाए रखिए प्लीज। मैं बस इतना कहूंगी, ये समझदारी होती है। ठीक है, चलिए प्रमोद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी बताइए। प्रमोद जी, सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्षी दलों में ये जो टूट है, ये जो एक चिंता का विषय बनी हुई है, 41 सांसदों के को लेकर जो पूरी रणनीति चल रही है एनडीए की, क्या वाकई विपक्षी दल टूटेंगे? देखिए अभी सामने से तो कोई भी पार्टी वो यही बोलेगी कि नहीं हम में एकजुटता है, हम में टूट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जितनी भी बातें आ रही हैं और जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में ये 41 सांसदों की जो बिसात बिछा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, सफल हो पाएगी? और एक दूसरा सवाल भी है, क्यों इतनी टूट बड़ी मात्रा में लगातार होती चली जा रही है? चाहे टीएमसी को देखें, उससे पहले उद्धव गुट को देखें, अजीत पवार की एनसीपी देखें, पूरी के पूरे जाना, यहाँ सिर्फ 8 लोग बचे हैं शरद पवार गुट में। तो लगातार ये चीजें सब, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा तमाम लोग गए। ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसा परिदृश्य क्यों हमारे और आपके सामने? देखिए राखी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मुझे लगता है कि आज का डिबेट का मुख्य मुद्दा भी यही है कि क्यों ये जो सांसदों के जो नंबर का जो गेम है वो कैसे जुड़ेगा या कैसे घटेगा, जो भी हो जिसके भी पक्ष में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मैं विपक्ष के जितने भी पैनल में जितने भी विपक्ष का पक्ष रख रहे थे, मैं उनकी शंका को, उनके डर को, उनकी चिंता को समझता हूँ। और जब तक ये मोदी सरकार रहेगी तब तक ये इनके जो भी शंकाएं वो चलती रहेगी। लेकिन मेरा इस डिबेट को थोड़ा सा आगे ले जाकर एक सवाल पूछना ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई का दबाव है, तमाम एजेंसियों का दबाव है, सब कुछ दबाव है, तो मेरा पहला सवाल, क्या जो सांसद डर के आ रहे हैं, क्या उन्होंने कोई घोटाले किए हैं? क्या मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य के नेतृत्व में जो भी लोग गए, क्या सभी लोगों को मंत्री बनाया गया? क्या मंत्रीपन का लालच था, मंत्री बनने का लालच था? गोवा में जो हुआ, क्या मंत्री बनने का लालच था? पंजाब से जो सांसद आए हैं, क्या सभी को मंत्री बनाया जाएगा? क्या सभी या तो घोटालेबाज है या क्या सभी मंत्री पद के लालच में आए? और सबसे बड़ी बात है, ये तीसरा टेन्योर है मोदी सरकार का। अगर विपक्ष इतना मजबूत है, अगर इतना दावा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को अपनी एकजुटता बरकरार करने के साथ साथ एक ऐसा सबूत पूरे देश के सामने या जुडिशरी के सामने या कोर्ट के माध्यम से
पेश करना चाहिए कि जहां पर XYZ सांसद के ऊपर किस तरीके का दबाव बनाया गया। क्या पिछले 12-13 साल में एक भी सांसद इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि उसके ऊपर जो भी दबाव बन गया वो खुल के सामने आ जाता और पूरा विपक्ष उसके साथ एकजुट खड़ा होता। अब एक और बात मैं कहता हूं, मानसून सत्र की जो भी तैयारी चल रही है, बीजेपी बहुत पहले से कर रही है। आपको पता है बीजेपी इज ऑलवेज ऑन इलेक्शन मोड हम कहते हैं। तो इसके पीछे एक और इंटेंशन उसके पीछे ये छुपा है कि बीजेपी हमेशा एक तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। अब अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष की एकजुटता कब दिखती है? बिल्कुल मानसून सत्र के एक आध हफ्ते पहले दिखेगी। एक मीटिंग जरूर होगी, आज आप मेरे से लिख के रख लीजिए। एकजुटता वाली एक मीटिंग होगी जिसमें मानसून सत्र का एजेंडा बनेगा और उस एजेंडा बनने के बाद क्या उस एजेंडे पे पूरी तरीके से बात होगी, कितने सांसद वोट देंगे, कितने सांसद संसद से गायब रहेंगे, ये सब रणनीति का हिस्सा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि एकजुटता की जो बात है, विपक्ष अपने घर में ही एकजुट नहीं हो पा रहा है। सब पार्टियां अपनी अलग अलग राग अलाप रही हैं, अलग अलग रणनीति पे चल रही हैं। सत्र के ठीक पहले एक रणनीति पर बात होती है। अगर ये एकजुट होकर अगर उस रोड मैप को, उस टारगेट को, उस योजना को बनाकर आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काउंटर हो सकता है मोदी सरकार का। एक और बात, जब मोदी सरकार यानी बीजेपी जब विपक्ष में थी तो आपको हमको पता है कि छोटे से गैस के मामले में, तमाम मामलों में किस तरीके से सड़क जाम, किस तरीके से धरना प्रदर्शन, वो तमाम हेडलाइंस बनता था, तमाम तरह की चीजें बनती थी। ठीक है, दबाव की बात विपक्ष की बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं वो दबाव उनका डर है, उनको दिखता है, लेकिन कम से कम एक्सपोज तो करें, सामने आके बताएं तो सही। इस सांसद के बिना या तो सांसद सब चोर है, या सांसद ने घोटाले किया, या सांसद सब डकैत है। माफ कीजिएगा, मैं ऐसी भाषा इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अगर डर की वजह से आ रहे हैं, सीबीआई की वजह के डर की वजह से आ रहे हैं, फलानी ढिकानी एजेंसी की वजह से अगर डर की वजह से आ रहे हैं, तो क्या सभी सांसद बिल्कुल नेगेटिव हैं? सभी को कोई ऐसा कोई ऑफर भी नहीं मिला है। अगर पैसे दिए गए, किसी को 35 करोड़ की बात हो रही है, 50 करोड़ की बात हो रही, तो कोई एक सांसद को तो विपक्ष तैयार कर ले कि भाई वो इतना तो ईमानदार हो कि आके जिसने अपनी पार्टी का नमक खाया है, कम से कम वो बता तो दे कि ये देखिए ये मेरे पास सबूत है, मेरे पास इतना ऑफर आया, मुझे इस तरीके से डराया गया, मुझे सीबीआई की धमकी दी गई। कहीं तो एक सबूत तो बताएं। केवल टीवी डिबेट में आकर ब्लेम करना, मुझे लगता है उनका शंका बिल्कुल वो अपने आप में बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि रणनीति को मजबूत करने की जरूरत है। अगर आप कोई ब्लेम गेम खेलते हैं, मैं एक न्यूट्रल की तरह बात कर रहे हैं, और अगर रणनीति की मामले की बात करें, आप मेरी पूरी बात सुनने दीजिए। आप जो भी कह रहे हैं, मैंने आपकी पूरी बात बहुत संयम मोहम्मद तकी जी एक सेकंड कंप्लीट कर रहे हैं बस। मैंने पूरी बात आपकी सुनी, आप अपना पक्ष रखिएगा। मेरा केवल इतना कहना है कि आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, आप बिल्कुल, मैं कहता हूं आप सही है, लेकिन प्रूफ तो करिए। अगर रणनीति की बात है तो रणनीति में एकजुटता तो दिखाइए। अभी संसद में परिसीमन की बात हो रही है, सीटें बढ़ाने की बात हो रही है। विपक्ष का डर क्या है कि नॉर्थ में सीटें बढ़ेंगी तो उनके जो वोट है वो बटेंगे, उनकी सीटें ऑटोमेटिक अगले इलेक्शन में कम हो सकती है और बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। परिसीमन का डर क्यों है? परिसीमन की अगर गहराई में जाए तो यही डर है, इसके अलावा कोई डर नहीं है। लेकिन क्या रणनीति के तहत विपक्ष एकजुट है? ये मानसून सत्र में पता चल जाएगा। अगर आपके सांसद संसद से गायब होते हैं तो इसका ब्लेम आप किस पे करेंगे, किसको देंगे? आप अपने सांसद को अगर नहीं संभाल पा रहे, मैं किसी का पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन आप अपने सांसद पे तो पूरी कार्रवाई कर सकते हैं ना, पूरी तरीके से समझा सकते हैं, जो भी चीजें बैठ के बात करिए, पूरा टाइम आपके पास पड़ा हुआ है। लेकिन मानसून सत्र के ठीक कुछ दिन पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग करके मानसून सत्र का एजेंडा बना के फिर उस पर इंप्लीमेंट करने से रणनीति नहीं बनती, ना रणनीति सक्सेसफुल होती है। ठीक है प्रमोद जी, छोटा सा सवाल है मेरा। प्रमोद जी, एक छोटा सा सवाल है क्योंकि समय की सीमा मैं चाहती हूँ सभी लोग अपनी बात रखेंगे इसके बाद। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, राम मंदिर को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं और राम मंदिर एक ऐसा विषय हो गया, मैं आना नहीं चाहती थी पर इसलिए पूछ रही हूँ कि इस चर्चा में 2-3 बार उसका जिक्र आया। ये आने वाले समय में ये विषय, इसमें और कितनी गिरफ्तारियां होंगी, किस तरीके से जाएगा, और अब तक जितने भी पहलू आए हैं, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले इलेक्शन में थोड़ी सी माइनस मार्किंग करेगा? देखिए, ये बात बिल्कुल ये डिबेट का सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। नो डाउट राम मंदिर को लेकर जो भी बीजेपी ने किया, उनको बहुत इनिशिएटिव मिला, लेकिन ये ऐसा दाग लग चुका है चोरी का, जहां पर मुझे लगता है कि बीजेपी और बीजेपी का टॉप मैनेजमेंट या जो भी इसमें इन्वॉल्व है, सब गहराई से कहीं ना कहीं चिंतित होंगे, समझ रहे होंगे। लेकिन ये मुद्दा अगर विपक्ष बुलाना चाहता है तो विपक्ष को सड़कों पे उतरना चाहिए, धरना देना चाहिए, जाके वहां बैठे राम मंदिर पे, जैसे बीजेपी ने किया है अपने टाइम पे जब सरकार में नहीं थी। आप उस मुद्दे को केवल बाइट दे रहे हैं टीवी चैनल्स को, आप केवल प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं,
आप केवल सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपका अगर ये मुद्दा आपके हाथ में बुनाने के लिए मिला है तो आप इसको पूरा कैश करिए, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं बीजेपी राम मंदिर मामले में, चोरी के मामले में, अभी मैं ये भी कहूंगा बिल्कुल साफ तौर पे, जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जिसका असर बीजेपी की रणनीति पर फर्क पड़ सकता है, बीजेपी की छवि पर पड़ सकता है। कितना नुकसान होगा ये आगे आने वाली बात है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करते आता है, ये हमने कई मौकों पर देखा है। ठीक है प्रमोद जी, चलिए एक एक करके जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज बोलिए। हाँ मोहम्मद तकी जी बोलिए, पहले बोलिए। अनिल जी इसके बाद। देखिए राखी मुझे लगता है प्रमोद राघवन साहब एक बहुत लंबी नींद के बाद जागे हैं, या उन्होंने अभी भी राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। ये कह रहे हैं आप राम मंदिर का मुद्दा आप जाके अयोध्या में जाके जो है प्रदर्शन करिए। आप बताइए अयोध्या में अगर कुछ का नेता चला जाता है तो उसके आगे पीछे पूरी पुलिस लग जाती है, वो एक दिन अयोध्या में रुक नहीं सकता। अभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है अयोध्या गए थे, वहां पुलिस ने रात में उनको होटल में पकड़ लिया और कहा आप यहाँ नहीं रुक सकते। आज ये विपक्ष का नेता अगर एक दिन के लिए चला जाता है तो पूरी पुलिस उसके पीछे लगे, प्रशासन लग जाता है, उसको परेशान करता है, वो अयोध्या में रुक नहीं सकता। ये हालात है। आपने कहा प्रदर्शन के लिए लगातार आम आदमी पार्टी डर रहे हैं, आप नहीं है सरकार। अगर कोई आपको रात में उठा के घर पे बैठा के बाहर निकले क्या कर लेंगे आप? किस बात से डरने की बात आपके हाथ में बता रहे हैं। आप केवल ब्लेम गेम, आप केवल बस आरोप लगा रहे हैं। आपको सारे आरोप विपक्ष के लग रहे हैं, आप क्या करना लगातार। ठीक है चलिए इस विषय से, ठीक है चलिए इस पे मत झगड़िए, क्योंकि ये एक पार्ट था इस चर्चा का, ये एक पार्ट था इस चर्चा का राम मंदिर पर, पूरी मूल डिबेट इस पर नहीं है। ठीक है आपकी बात हुई। मोहम्मद तकी जी कुछ ये नंबर ऑफ सीट्स पर जो हम जा रहे थे 360 के आंकड़े पर, उस पर कुछ कहना चाहते हैं? अभी जो इतनी एक कैलकुलेशन निकलकर सामने आई, जो अपने सांसदों को बचा के रखने की एक बात आई। देखिए बीजेपी ने पिछले विगत सालों में कई हर तरह से जो बिल वो चाहा उसने पास करा लिया, जो बिल वो नहीं चाहती थी पास करा पाना वो नहीं पास करा पाई, चाहे महिला आरक्षण का बिल हो या कोई और बिल हो। तो बीजेपी बिल पास कराने के आसपास ही उसकी पूरी जाति चली जाती है। ये गेम रखते हैं, वो बिल पास करा लेते हैं, लेकिन उस बिल पास कराने से जनता का क्या भला हो रहा है, देश का क्या भला हो रहा है, देश की डायरेक्शन जा रहा है, ये बहुत विचारणीय सब्जेक्ट है। और जो बिल पास किए जा रहे हैं उस बिल से कॉर्पोरेट हाउस का फायदा हो रहा है, पूंजीपतियों का फायदा हो रहा है, कि देश के आम नागरिकों का फायदा हो रहा है। इथेनॉल मिला दिया आपने पेट्रोल में, उससे किसका फायदा हो रहा है? इथेनॉल जो 1 रुपए लीटर बिकता है उसको आप 100 रुपए लीटर बिक रहे हैं, 1000 गुना बढ़ा के रेट बेच रहे हैं, उससे किसका फायदा हो रहा है? ठीक है ताकि जी शुगर फैक्ट्री में 1 रुपए लीटर इथेनॉल मिलता है, ये उसको मिला के बेच रहे हैं 100 रुपए लीटर, और 100 ml मिला रहे हैं तो 10 पैसे का इथेनॉल ये बेच रहे हैं 100 रुपए में, तो 1000 गुना प्रॉफिट कमा रहे हैं। किसका फायदा हो रहा है? जनता का फायदा हो रहा है, किस उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है? ठीक है चलिए जल्दी से वापस आऊंगी। हाँ अनिल जी अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ राखी जी एक बात कह रही, इनको बीजेपी को गाली देने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। मैं एक एक बात पर बात करूं, इन्होंने अभी जो कही कि हमने सांसद खरीद रहे हैं, तोड़ रहे हैं, धमका रहे हैं, तो इसका मतलब आप ऐसे डरपोकों को टिकट देते हो, ऐसे लालची को टिकट देते हो कि जो बिक सकते हैं, जो तोड़े जा सकते हैं, जो घबराए जा सकते हैं। तो ये आपकी कमी है, आप अपनी कमी को सुधारो, अपने गृहवान में झांको। भैया अभी 4 दिन तो जेल भी जाओगे, सलाखों के बीच में भी रहोगे। आप भ्रष्टाचार करोगे तो सबको भ्रष्टाचारी जाएगा। ठीक है मोहम्मद तकी जी बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था, प्लीज रुकिए। कह रहे थे ना सत्येंद्र के बारे में, सत्येंद्र जैन जी के बारे में, अगर आप निर्दोष थे तो आपने मानहानि केस क्यों नहीं करा? अगर आप निर्दोष थे तो आप मानहानि केस करो ना, हमने आपको झूठा फंसाया। ये तो संविधान में आपको अधिकार है कि आपको अगर किसी ने गलत फंसाया, गलत तरीके से फंसाया, आपने मानहानि नहीं ठोका, क्योंकि आप चोर हो। आप अपनी चोरी को बताना चाहते हो। आप सुन लो, जब आप बोल रहे थे मोहम्मद तकी जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, उन्होंने बीच में नहीं बोला था, सुनने का भी मादा रखिए प्लीज। अरे आपने वर्सेस लगाया हो तो मैं बोल रहा हूँ। चंदा चोरी में हमारी सरकार किसी को नहीं बचा रही। किसी को भी कोई बड़े से बड़ा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एसआईटी इसलिए गठन हुई थी। और दूसरी बात और सुन लो, चंदा चोरी को बचा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव बचा रहे हैं। अरे सर आरोप तो उन्हीं ने लगाया था। मैं बिल्कुल, वो कह रहे कोई जांच मत करो, वो कह रहे बंद कमरे में लाइट बंद कर दो, कैमरे बंद कर दो, जिसने जो चुराए लाकर धर दो और सबको माफ कर दो।
ये स्टेटमेंट अखिलेश यादव का है। वो इसलिए कह रहे हैं अनिल जी, देखिए एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं सारे बयानों को बहुत अच्छे से आकलन कर सकती हूँ, मैं इसलिए क्रॉस करूंगी। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कुछ नहीं होगा, सबको बचा लिया जाएगा, इसलिए चुपचाप जो मिला है रख लो और चुपचाप बैठ जाओ, इसलिए कह रहे हैं। उनके बयानों को अन्यथा ना ले। मैं हाँ बोलिए राखी जी, इसका मतलब हम भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं। तीसरी बात मैं वो एक और कहना चाहता हूं, ये जो सनातन विरोधी हैं, ये पहले तय कर लें कि सनातन विरोधी है, सनातन धर्म है। जो सनातन धर्म को गाली देता था, जो सनातन तो डेंगू मलेरिया की बात करता था, आज वो आपके गठबंधन में शामिल है। पहले आप अपनी दुविधा छोड़ो, या तो सनातन विरोधी बनो या सनातन समर्थक बनो। आप उसका साथ छोड़ो या अपने आप को सनातनी कहना छोड़ो। ठीक है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, विपक्ष, हमें बिल्कुल विपक्ष की आवश्यकता है, लेकिन समझदार, ईमानदार और जिम्मेदार विपक्षी जरूरत है। तो उनके सुझाव लेके काम करें अनिल जी, छोड़ दीजिए 41 का जो मैंडेट चाहिए उसको छोड़ दीजिए। करेंगे विपक्ष भी ये तय करेंगे, तय करेंगे। ये जो कहते हैं कि चंदे के पैसे से पार्टी, चंदे के पैसे से हम सांसद तोड़ रहे हैं, एक प्रूफ तो ला के दो। बैठ करके झूठे सच्चे आरोप लगा करके इस तरीके से बात नहीं बनेगी। ठीक है अनिल जी रुकिएगा, मैं रोकूंगी नहीं। अनिल जी समय की सीमा, प्लीज एक पॉइंट पे इतनी बात नहीं। नहीं सर, एक पॉइंट पे रिप्लाई नहीं आ पाएगा ना, मेन मुद्दे पे बात होगी। ठीक है नसीम जी कुछ कह रहे हैं? नहीं सर मैं समय नहीं दे पाऊंगी इससे ज्यादा। नसीम जी प्लीज बोलिए। कांग्रेस से जवाब तो सुन लो जी, कांग्रेस को बचा के जवाब सुनिए बेटा। अरे सर ऐसे तो आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही, कुछ नया नहीं आ रहा है। प्लीज समय की सीमा है, मैं इसलिए मना कर रही हूँ। नसीम जी बोलिए। और जो के बाद ज्यादा चिल्लाता है तो आप चिल्लाए नहीं, थोड़ा खामोशी से सुने। मैं प्रमोद जी के और उनके अनिल जी के दोनों को जवाब देना चाहता हूं कि ये जो कह रहे थे आप अपने सांसदों को बचाइए, वो क्यों टूट रहे हैं, वो भ्रष्ट हैं क्या, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि शोले फिल्म आपने देखी थी ना, जब कोई गब्बर पैदा होता है तो हरियाणा सरकार भी देखिए, सरकार की सरकार करा दी आपने। हरियाणा में पूरी सरकार करा दी। देखने के लिए हमने भी देखा, तुमने क्या देखा है? आपने 6 सरकारी नौकरी करा दी। गब्बर सिंह आता है तो वीरू और जय भी खड़े होते हैं, तो आपकी पार्टी में वीरू और जय कौन है? मत करो यहाँ बैठ करके। अगर गब्बर सिंह आता है तो वीरू और जय भी तो है। आप ये बताओ हरियाणा में सरकार नहीं गिराई। ठीक है रविंद्र जी अपनी बात रखिए। ठीक है सर प्लीज रुकिए, सब लोगों को बोलने दीजिए, ऐसे मत करिए। रविंद्र जी जल्दी से कंप्लीट करिए। अनिल जी माननीय सुप्रीम कोर्ट म्यूट करिए, बीजेपी को म्यूट कर दीजिए। बोलिए रविंद्र जी। यहाँ पर 361 के जो फीचर बताए जा रहे हैं, यूएसपी, डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण और समान नागरिक संहिता, जरा इनकी स्थिति सुन लीजिए। डिलिमिटेशन करेंगे तो सीटें 800 से ज्यादा बढ़ जाएंगी सांसदों की। अभी वर्तमान जो चुनाव हुआ है 2024 में, इसमें एक वोट की कीमत 1400 रुपए 1400 रुपीज से ज्यादा पड़ी है। जो टोटल पैसा खर्च हुआ 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है। तो जब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है तो कैसे हम अफोर्ड कर सकते हैं कि 800 सीटों पे चुनाव होगा? तो भारत इस स्थिति में नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश बन चुका है। फिर ये कहते हैं कि महिला आरक्षण करेंगे, महिला आरक्षण 2003 में पास हो गया, तो 2023 में पास हुआ तो आपने क्या किया? क्या इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? फिर कहते हैं समान नागरिक संहिता लेके आएंगे। अगर समान नागरिक संहिता लेके आएंगे तो जो बहुसंख्यक देश है, जिसमें गोवा जैसे प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रदेश में, मेघालय जैसे प्रदेश में गो हत्या पे प्रतिबंध नहीं है, तो क्या अलग अलग कानून बनाएंगे? दूसरा, असम की जनजातियों में, एक मैडम, असम की जनजातियों में बहुलतावादी शादी क्या है, बहु शादी प्रथा है, क्या उसको रोकेंगे? कह रहे थे अपराधी सांसद हैं। अपराधी सांसद 40% सांसद बीजेपी में है 2004 में। उत्तर प्रदेश जैसे अपराधी विधानसभा कभी भी नहीं आए। 111। ठीक है रविंद्र जी मैं रोकूंगी प्लीज, सभी लोगों को मौका देना होता है और वैसे भी समय ज्यादा हो गया। शिवानंद जी 10 सेकंड में कंप्लीट करिए, मेरा ऑडियो पहुंच रहा हो तो।
चलिए शायद कनेक्ट नहीं है, चर्चा को रोकूंगी, समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पक्ष और विपक्ष की लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। बात इस चीज की है कि 360 का जो आंकड़ा है उसके लिए जो मुख्य उद्देश्य है कि क्यों आपको 41 सांसद चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है। चाहे आप परिसीमन की बात करिए, महिला आरक्षण की करिए या यूसीसी की तरफ चले जाइए, इन सबको पारित कराने के लिए ये नंबर्स चाहिए और इसके लिए सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी भी है, उनका अधिकार भी है, वो कुछ भी करे। लेकिन दो सवाल आते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति को उचित नहीं समझते, लेकिन ये भी समझिए कि आपके लोग जा रहे हैं तो क्या मत है, क्या वाकई एक दबाव की, एक प्रेशर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, क्या वो है एजेंसियों का या फिर कुछ और है। लेकिन कुल मिला के ये जो आंकड़ा है, क्या इस पर पहुंचेंगे? फिलहाल तो ना कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सिनेरियो है वो आने वाले समय में बहुत जल्दी स्पष्ट होगा, क्योंकि पहले भी बड़ी टूट हम देख चुके हैं। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।